Welcome to webinar series from Lisha Noble Souls. So today's topic is play therapy for children with autism. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि खेलना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा, आप किसी प्लेवे में जाइए या फिर नर्सरी यूकेजी के बच्चे जब स्कूल में देखते हैं तो उनकी पूरी की पूरी स्टडी का जो बेस है वो एक्टिविटीज है, वो प्ले है। ऐसा क्यों है? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब किसी बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोज होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, उसकी थेरेपी स्टार्ट होती हैं, स्पीच थेरेपी, ओटी, बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन। तो इन थेरेपीज का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है कि अगर बच्चा वहां पे उसकी जो भी पेरेंट्स का या थेरेपिस्ट का एक एम है वो ये होता है कि बच्चों को एक रेगुलर किड्स की कैटेगरी में शामिल किया जाए, वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। पेरेंट्स भी यही कहते हैं, मतलब बार बार पूछते हैं कि मेरा बच्चा नॉर्मल कब हो जाएगा, वो एक नॉर्मल लाइफ कब जिएगा। मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स पूछते हैं। अब किया जाता है, मतलब थेरेपीज में या घर पे जो भी आप उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी उसका सोशली डिजायरेबल बिहेवियर नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कैसे? सपोज बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो उसको नाइस हैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा मतलब कोई अनवांटेड नॉइजेस मुंह से निकाल रहा है, कुछ आवाजें निकाल रहा है, तो उसको स्टॉप करने की कोशिश की जाती है। और अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा तो पूरी मतलब जान लगा दी जाती है कि किसी ना किसी ढंग से ये बच्चा बोलने लग जाए। सपोज एक बच्चा शॉपिंग मॉल में गया, एक न्यूरोटिपिकल बच्चा शॉपिंग मॉल में गया, उसे कोई खिलौना पसंद आया और उसे वो खिलौना मम्मा ने नहीं दिलाया और वो वहां जमीन पे लेट जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। तो सब लोग बोलते हैं कि ये बच्चा जिद्दी है इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन यही अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोज हो गया और उस बच्चे ने सेम बिहेवियर शो किया तो जो एक जिद्दी वर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किन वर्ड्स के साथ? टेंट्रम, मेल्टडाउन, आउटबर्स्ट। और अगर सपोज कीजिए दूसरा एग्जांपल लेती हूँ कि अगर कोई बच्चा पेन का कैप चबा रहा है, नॉर्मल भी अगर आप देखेंगे बच्चे पेन का कैप चबाते हैं और उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, ये उसकी आदत को हटाने की खुद ही कोशिश करते हैं, किसी थेरेपिस्ट के पास या डॉक्टर के पास उसको लेके नहीं जाते। लेकिन अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोज हो गया, उसने पेन को चबाया, तो हम बोलते हैं कि ये सेल्फ स्टिमुलेशन है, या थेरेपिस्ट के पास जाके बोलते हैं कि ये पेन चबा रहा है, इसको रोको, इसमें कोई इश्यू क्रिएट हो गया। तो आप देखेंगे अगर नॉर्मल रेगुलर किड्स, कुछ न्यूरोटिपिकल किड्स कुछ भी करते हैं बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एक ही वर्ड यूज किया जाता है, शरारती। बच्चा शरारती है। लेकिन अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोज हो गया, उसको शरारत का नाम ना देके उसको इश्यू का नाम दे दिया जाता है। उसकी हर एक्टिविटी को हम शक की नजर से देखते हैं कि ये बच्चा अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इश्यू होगा। अब आप दोनों बच्चों की परवरिश के ऊपर गौर कीजिए। एक बच्चा है जो 3 साल का है, उसकी लाइफ क्या है? वो बच्चा सुबह उठ के पेरेंट्स के साथ खेलता है, प्लेवे जाता है, घर आता है, फिर से घर के लोगों के साथ खेलता है, उसका कोई ब्रदर सिस्टर है, ग्रैंड माँ ग्रैंड पा के साथ खेलता है, मम्मा के साथ पार्क में जाता है, वहां पे खेलता है और शाम को कार्टून वगैरह देख के वो सो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोज हुआ, उसकी आप लाइफ को देखिए। वो बच्चा सबसे पहले अगर वो प्लेवे में जाता है उसको प्लेवे में ले जाया जाएगा, उसके बाद वहां से उसको थेरेपी सेंटर लेके जाया जाता है, थेरेपी सेंटर से उसको कुछ होम प्लान्स मिलते हैं जो पेरेंट्स आके घर में बच्चों को पढ़ाने की या सिखाने की कोशिश करते हैं। और फिर शाम को वो बच्चा खेलता नहीं है, वो बच्चे को जब शाम को आप लेके जाते हो पार्क में तो सब बच्चे खेल रहे होते हैं और वो बच्चा साइड में खड़ा होकर उनको देखता है। अब अगर हम इन दोनों सिचुएशंस को देखें तो एक न्यूरोटिपिकल बच्चा जिसकी परवरिश हुई वो कैसे हुई? उसकी एक फ्री एनवायरनमेंट में परवरिश हुई, उसकी किसी भी एक्टिविटी को इश्यू का नाम नहीं दिया गया और उसको फ्रीडम दी गई। तो वो बच्चे की ग्रोथ और एक बच्चा जिसकी हर एक्टिविटी को हमने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, चाहे उसका बिहेवियर हैंड फ्लैपिंग था, चाहे मुंह से आवाज निकालना था, चाहे बोलना पाना था, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हमने उनको जो इंस्ट्रक्शन दी कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा ये मुंह से आवाज ना निकाले तो वो ना निकाले, तो उसकी जो परवरिश हुई वो इस बच्चे की परवरिश से टोटली डिफरेंट थी।
अब आप खुद सोच के देखिए कि इन दोनों में से किस बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि थेरेपीज देने के बाद बच्चे में ग्रोथ नहीं होती या ऑटिज्म में जो भी बच्चे हैं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आता। इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन स्टेक पे क्या लगा हुआ है? स्टेक पे लगी हुई है उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इमेजिनेशन, उसका सेल्फ स्टीम, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये चीजें जो बच्चे में है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो डेवलप कर सकते हैं, दैट इज प्ले ओनली। लेकिन जब प्ले की बात आती है तो पेरेंट्स प्ले को बहुत एक छोटा सा टर्म मानते हैं, उनके लिए थेरेपीज आर मच मोर इम्पोर्टेंट। मतलब स्पीच थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्ले जो इन सब थेरेपीज का बेस है उसको बहुत छोटा समझा जाता है और उसको इग्नोर किया जाता है, विच इज नॉट करेक्ट। तो प्ले को समझते हैं पहले, प्ले क्या है? What is play? What children do when they are not being told what to do by adults? अब आप देखेंगे, अब छोटे बच्चों के लिए अगर आप देखा होगा आपने, बहुत से अगर ऑटिज्म के इंटरवेंशन सेंटर्स हैं, अर्ली इंटरवेंशन के, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अगर बच्चे का एज 15-16 ईयर्स है तो उनके लिए बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी के पास जाएंगे भी वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? और बच्चे खुद से भी नहीं सीख पाएंगे। वाई? क्योंकि हमने उसको कमांड फॉलोइंग के बेस के ऊपर बड़ा किया है कि अगर ये सिचुएशन आई तो ये करना है, ये सिचुएशन आई तो ये करना है, पिक्चर शेड्यूल एंड ऑल। उनको फ्रीडम नहीं दिया गया। फ्रीडम नहीं दिया गया तो वो बच्चे जब एक सर्टन स्टेज तक तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि लाइफ में ये हुआ तो ये करना है। मतलब अगर आपको हैंड फ्लैपिंग का मन कर रहा है तो उसको ऐसे करके कंट्रोल कर लो, ठीक है। मतलब लेकिन एक सर्टन स्टेज जो आता है वहां पे जाके आप भी ब्लैंक हो जाते हैं और बच्चा भी ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि अब मैं इसको कैसे इंस्ट्रक्शन दूं, अब मैं इसके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करूं, अब इसको क्या एक्टिविटीज दूं। यही अगर जो न्यूरोटिपिकल बच्चा है उसको ये सारी चीजें इन्वायरमेंट सिखाता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे न्यूरोटिपिकल बच्चा पूछेगा मेरे पापा कहाँ कब आएंगे, ही नोस कब, उसको व्हेन का पता है। लेकिन अगर एक बच्चे में ऑटिज्म है तो आपको ये भी सिखाना पड़ता है कि व्हेन का मतलब क्या है, व्हेन किसको बोलते हैं, वेयर किसको बोलते हैं, व्हाट किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको मतलब अगर आप इसको सिखाने के लिए यू आर यूजिंग जस्ट थेरेपीज और टेक्निक्स तो आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चों को खेल खेल में ये चीजें सिखाएंगे तो आपके लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और बच्चे की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एक सेल्फ अवेयरनेस जो है, जो बच्चा इन्वायरमेंट से ले रहा है, उसके ऊपर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। इसमें बच्चे की बात को एक्सेप्ट करके बच्चे को सिखाया जाता है। That's why play is very important, because what children do when they follow their own ideas, interest in their own way and for their own reasons, वो अपने आइडियाज यूज करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखते हैं। That's why play is very important along with therapies. I'm not saying therapies नहीं करनी है, therapies को बंद कर दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन सब चीजों का बेस प्ले होना चाहिए और प्ले को समझना बहुत जरूरी है। Now why play is considered as therapy in autism? अब ऑटिज्म में आप कौन से बच्चे के मेन इश्यूज है जिनके साथ डील कर रहे हैं? कम्युनिकेशन, स्पीच नहीं है बच्चे का, सोशल इश्यूज, या फिर बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज के ऊपर आप देख रहे हैं, बच्चे में शेयरिंग की आदत नहीं है, वो बच्चा अकेला रहना पसंद करता है। ये सारी की सारी स्किल्स बच्चे में आ जाएंगी अगर बच्चे को आप खेलना सिखा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। बहुत सी हमारे सारे एकेडमिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्लेवे में जाके देखिए, सारे के सारे जो हमारा एजुकेशन का बेस है, अर्ली एजुकेशन का, उसका बेस एक्टिविटीज और खेल है, नथिंग एल्स। सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं जब बच्चा बाकी बच्चों के साथ खेलता है और उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच खुद आता है। जैसे प्लेग्राउंड में आपने देखा होगा, घर में तो कोई बच्चा किसी को कुछ बोलता है, हम प्रोटेक्ट करते हैं ना बीइंग अ पेरेंट्स कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस बच्चे को ऐसे मत बोलो। लेकिन प्लेग्राउंड में क्या है, कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। बच्चे के सामने एक सिचुएशन आ गई तो बच्चे ने खुद ने उस सिचुएशन को डील करना है और उससे बाहर निकलना है। तो उसमें रिस्क टेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आता है। अब इसमें समझिए कि प्ले में बच्चों के ऊपर प्ले और ऑटिज्म कैसे काम करते हैं। हम कैसे एक बच्चा जिसको ऑटिज्म डायग्नोज हुआ उसको प्ले की तरफ लेके आते हैं। सबसे पहले बच्चा इंडिविजुअली खेल रहा है,
वो अकेला, नॉर्मली आपने देखा होगा ऑटिज्म में बच्चे अकेले खेलते हैं, जैसे उनके हाथ में सपोज एक कार आ गई है या कोई गोल, उसकी बच्चों को गोल गोल चीजों पसंद होती हैं तो उसको देखते रहेंगे, उसको ऐसे घुमाते रहेंगे, मतलब दे डोंट नो मतलब इसको ऑर्गेनाइज वे में या इसको एक सिस्टमेटिक वे में, फंक्शनल वे में कैसे खेलना है, जिसको हम फंक्शनल प्ले बोलते हैं। वहां से हमने यहाँ से हमने बच्चे को लेके आना है अडल्ट एंड चाइल्ड प्ले में। अडल्ट एंड चाइल्ड प्ले का मतलब क्या है कि बच्चा सबसे पहले घर में जो उसके पेरेंट्स हैं या फिर उसका ब्रदर है, सिस्टर है, वहां तक उसको लेके आए। सबसे पहले हमने सोशली उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना, पहले बच्चा घर में जो लोग हैं उनके साथ खेले, देन उसको हम कुछ बच्चों के ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, 3-4 बच्चों का जो ग्रुप है वहां तक उसको लेके जाएंगे। इस ढंग से हमने यहाँ पे काम करना है। मतलब एक बच्चा जो अकेला खेल रहा है वहां से उसको फैमिली प्ले की तरफ लेके आते हुए फाइनली उसको ग्रुप प्ले तक लेके आना है। इसमें इजी नहीं है ये सब कुछ करना, क्योंकि रीजन क्या है, हम क्या कहते हैं, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, लेकिन ऑटिज्म में प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को खेलना भी आपने ही सिखाना है। खेलते कैसे हैं ये भी आप ही बच्चों को बताएंगे। अब बैरियर्स टू इंटरेक्टिव प्ले का मतलब क्या है कि पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब बच्चे को खेलना सिखाते हैं। मोस्टली ऑटिज्म में पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, उसको बाकी बच्चों के साथ जाना पसंद नहीं है, उनके साथ खेलना। उसको गेम के ना ही तो रूल पता होते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, लूडो है, कैरम है, उनके गेम्स के रूल्स नहीं पता, उनको टर्न नहीं लेना आता कि अभी आपने अपनी टर्न ले ली है, अब दूसरे बंदे की टर्न है। ना ही वो अपने ऑब्जेक्ट्स किसी के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उनको अपनी बिलोंगिंग्स बहुत प्यारी होती हैं, उनको देना नहीं चाहते या बहुत कम देते हैं। और जब घर में आप अपने बच्चे को किसी, इवन उसके ब्रदर सिस्टर भी उसके साथ जब खेलता है, वो क्या बोलते हैं आपको, मम्मी इसको तो खेलना नहीं आता, ये तो हमारे साथ खेलता नहीं है, इसको तो पता नहीं चलता, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाते हैं। और उनका जो प्ले है वो रिपीटेटिव प्ले है, मतलब उनका एक अगर टॉय में इंटरेस्ट हो गया खिलौने में, तो वो उसके साथ ही बार बार एक ही टाइप से खेलना पसंद करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चा एक हाथ में कोई खिलौना लेके ऐसे ऐसे उसको देखे जा रहा है, तो उनको रेपिटेटिव इंटरेस्ट और रेपिटेटिव उनकी मूवमेंट्स होती हैं। तो दीज आर सम बैरियर्स। इसके बाद पेरेंट्स के बैरियर्स क्या होते हैं कि जैसे वो सपोज उनको बच्चों को खिलाना शुरू भी किया, सपोज आप पार्क में बच्चों को लेके जाना शुरू करते हैं, एक दिन लेके जाएंगे, 2 दिन आपने देखा कि सब बच्चे खेलते हैं, और जैसे मेरे बच्चे के पास कोई आता है दूसरा बच्चा खेलने के लिए, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करता। अब आप पार्क में लेके गए बच्चे को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन सडनली आफ्टर 1 मंथ जब बच्चे ने खेलना नहीं सीखा, तो आपका खुद का कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस आप लूज कर जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे इस बच्चे को हैंडल करूं या कैसे खेलना सिखाऊं। इन द सेम वे कीपर क्या होता है कि बच्चा आपके साथ एक्टिविटीज करता है, बहुत अच्छे से करता है, लेकिन सडनली बच्चा उन एक्टिविटीज को करना बंद कर देता है, तो आपको ये नहीं समझ आता कि कल तक तो कर रहा था, आज क्यों नहीं कर रहा, आज इसके इंटरेस्ट सडनली चेंज कैसे हो गए। तो जहां पे आगे पेरेंट्स के पास सिर्फ क्वेश्चंस रह जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस प्ले टू अ चाइल्ड विद ऑटिज्म में सबसे पहले ऑटिज्म में आपने जब बच्चे को आप प्ले की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ खेलना सिखा रहे हैं, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को जो भी गेम आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, जो भी, उसके लिए उसकी एज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मेरा मन करता है कि मेरा बच्चा लूडो सीखे, ऐसे नहीं। बच्चे की एज क्या है, वो 2 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, 7 इयर्स का, हर एज में बच्चे के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। मतलब जब भी आप गेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एज के अकॉर्डिंग गेम सिलेक्ट कीजिए। उसकी एबिलिटी क्या है, अब हमने देखा है कि कुछ बच्चे फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर की एक्टिविटीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप सडनली उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं फुटबॉल। तो आप देखिए कि बच्चे में एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या खेल सकता है। जो भी वो खेल सकता है बेस्ट टू देयर एबिलिटीज, सबसे पहले आपने उस गेम को इंट्रोड्यूस करना है, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज ना हो। एक बार आपने किसी भी एक्टिविटी को उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और अगर उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं जागा, तो कहीं ना कहीं पे बच्चे खुद को फेल्ड फील करते हैं, जो कि हमने उनको नहीं फील करवाना। थर्ड क्या है, इंटरेस्ट। बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, अगर उसका इंटरेस्ट एक कार के व्हील को घुमाने में है, तो हम वहीं से उसका प्ले स्टार्ट करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ पेयर्स, इसमें आपको देखना है कि जो भी गेम मैं बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ,
उसमें कितने लोगों की जरूरत है। सपोज आपके बच्चे के साथ कोई खेलने के लिए नहीं है, लेकिन आप मदर है, घर में बच्चा है, लेकिन कोई आपने ऐसे गेम इंट्रोड्यूस करवा दी जिसके लिए 4 और लोग चाहिए, 4 और बच्चे चाहिए, तो ऑब्वियसली है कि वो काम ही नहीं करेगी, वो आपका आइडिया ही काम नहीं करेगा। अच्छा, आप कौन से गेम को इंट्रोड्यूस करवाएं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गेम्स होती हैं, किस टाइप का प्ले होता है। सबसे पहले होती है टेबल टॉप एक्टिविटीज। टेबल टॉप एक्टिविटीज क्या होती हैं? इनमें बच्चों को जो सिखाया जाता है उसके पीछे एक पर्टिकुलर मकसद होता है कि हमने एक पर्टिकुलर, जैसे आई कांटेक्ट, समझ लीजिए कि हम आई कांटेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का और बच्चे का बैठने का लेवल इतना होता है कि बच्चा अगर छोटी चेयर पे बैठा है तो जो मदर है वो जमीन पे बैठेगी, ताकि जो आई कांटेक्ट है, आई लेवल है, वो बच्चे का और मदर का मैच करे। इट इज नॉट लाइक कि बच्चा टेबल पे बैठ गया और आप मतलब बच्चा, आप चेयर पे बैठे और बच्चा नीचे बैठा है, आपका आई कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा बच्चे के साथ। टेबल टॉप एक्टिविटीज में स्ट्रक्चर का जरूरत होता है। इसमें पेरेंट्स फोकस देखते हैं बच्चे का कि जो मैं उसको बताना चाहती हूँ बच्चा उसी चीज के ऊपर फोकस करे, और बच्चे की एक एक मूवमेंट का ध्यान रखा जाता है कि जैसे जितनी भी आपने, अगर आप किसी थेरेपी सेंटर में गए होंगे तो वो टेबल पे जो भी एक्टिविटीज करवाते हैं, दोज आर टेबल टॉप एक्टिविटीज। सिटिंग गेम्स क्या होता है? जैसे आपने जमीन पे बैठ के लूडो खेल लिया, कैरम खेल लिया, वो सिटिंग गेम्स हैं। उसके लिए आप पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं करते कि बच्चा क्या कर रहा है, तो दीज आर सिटिंग गेम्स जिसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड अप्रोच का जरूरत नहीं होता। बच्चे को जब खेलना आ जाता है तब हम उसको सिटिंग गेम्स में लेके आते हैं। फिजिकल गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट एंड ऑल। एक्सप्लोरेटरी गेम्स क्या होती हैं कि बच्चा, अब आपने कई बार क्या देखा होगा कि आपको खिलौना बच्चे को लाके देते हैं और बच्चा उसको तोड़ देता है। एक पेन है, उसका वो कैप खोलता है, उसके बाद उसके अंदर का रिफिल निकालता है और देखना शुरू कर देता है। तो हमें लगता है कि बच्चा तो खिलौने तोड़ रहा है, उसको तो खेलना नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो खिलौना है, इसके अंदर जो लाइट्स हैं इस टॉय के अंदर, वो कैसे आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, चलो इसको खोल के देखते हैं। ये अगर पेन लिख रहा है तो उसके अंदर क्या है? बच्चा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ गेम, लेकिन हम इसको तोड़ने का नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में बच्चा क्या कर रहा है? वो कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। देन देयर इज स्ट्रक्चर्ड प्ले एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। इसको हम एक इमेज से समझेंगे, इमेजिनरी प्ले और मेक बिलीव प्ले को, कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले इमेजिनरी गेम्स और मेक बिलीव प्ले क्या होते हैं? प्रिटेंड गेम्स भी इसको कहा जाता है। बच्चे इमेजिन कर लेते हैं अपनी दुनिया में कि हाँ, मैं कोई चीज है जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो है, वो ऐसा मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे किचन सेट के साथ खेलते हैं, गर्ल्स खेलती हैं, तो वो छोटे छोटे कप होते हैं, उनमें वो पानी डाल के प्रिटेंड करते हैं कि चाय है, फिर सारे जो बच्चे 4 बैठे होते हैं उसको पीते हैं कि ये चाय है, और वो मानते हैं कि ये चाय ही पी रहे हैं। और बड़ों को लाके भी कई बार कप खाली होता है, पानी भी नहीं होता उसमें, लेकिन बच्चा सर्व करना शुरू कर देता है कि ये लो चाय मैंने बनाई है, इसको पी लो आप। जैसे अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो एक टेडी बियर है और एक यहाँ पे जो ये बच्चा है, ये इसको कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग वो लिविंग है, वो लाइव है, टेडी बियर को वो एक्चुअल में पानी पिला रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब सेकंड अगर आप इमेज देखेंगे, इसमें बच्चे ने अपने आप को कोई सुपर हीरो मान लिया और वो दुश्मन के साथ वो फाइट कर रहा है। अब इमेजिनरी प्ले बच्चे के लिए क्यों जरूरी है? ताकि बच्चे में क्रिएटिविटी और एक इमेजिनेशन का पावर आए। क्यों मुझे इमेजिनेशन जरूरी है, क्यों ये पावर आना जरूरी है? क्योंकि ऑटिज्म में बच्चों को सिखाने का बेस पिक्चर्स होती हैं, लेकिन हर चीज ऐसी नहीं है जिसको आप पिक्चर से दिखा दें। आपने बच्चे को एक वर्ड दिया, द कैट इज ऑन द मैट, आप कैट की पिक्चर दिखा सकते हैं, मैट की पिक्चर दिखा सकते हैं, ऑन भी आपको समझा सकते हैं कि ऑन किसको कहते हैं, द कैट इज ऑन द मैट, मैट भी समझा सकते हैं। लेकिन द वर्ड द एंड इज, इनकी कोई पिक्चर नहीं है, बट चाइल्ड हैज टू बिलीव कि द होता है, इज होता है। समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि वो मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में बच्चा बोलता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन मैथ्स में 1 फॉर व्हाट। तो अगर उनको इमेजिनरी गेम्स आपने पहले से दी हुई कि उनका इमेजिनेशन का पावर होगा, तो आपको इन इश्यूज के साथ आगे जाके स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सेकंड इज स्ट्रक्चर्ड प्ले एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले।
अगर आपके बच्चे को खेलना नहीं आता तो आप उसको अनस्ट्रक्चर्ड प्ले के साथ स्टार्ट कीजिए। जैसे सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे 2 बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको देखने से लगेगा ये क्या खेल रहे हैं, ये तो कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन बच्चा एक्चुअल में ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, लेकिन इसमें बच्चा कोऑपरेशन सीख रहा है, सोशलाइजेशन सीख रहा है। इस एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए गेम है। तो दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। और स्ट्रक्चर्ड प्ले जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि टेबल पे एक पूरा स्ट्रक्चर है, देयर इज अ सेट ऑफ गेम्स, और बच्चा उसके साथ खेल रहा है। तो बच्चे को पहले आप अनस्ट्रक्चर्ड प्ले की तरफ लेके आइए, उसके बाद आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे की तरफ मोल्ड कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने बच्चे की एज, एबिलिटी, इंटरेस्ट और कितने लोग अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग गेम को चूज करना है। उसके बाद हम बच्चे को खेलना कैसे है वो सिखाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने क्या करना है। तब तक आप अपने माइंड में क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि मेरे बच्चे को मुझे क्या खेलना सिखाना है। वो आप कैसे चूज करेंगे, जो वो बच्चे की आदत है वहीं से आपको गेम स्टार्ट करनी पड़ेगी। चाहे वो बच्चा गोल गोल ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है, आपको उसी को गेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो विद इन 1 और 2 डेज में मैं एक दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप सारे सोचिए कि कौन से गेम में अपने बच्चे के लिए इंट्रोड्यूस करूं। थैंक यू सो मच।